क्या था? हाँ सर, पढ़ लिया। कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कौन कौन से होते हैं और कॉमन पोर्टल कौन सा है, www.gst.gov.in पर जाकर आपको सारी चीज़ें करनी है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, आपका रिटर्न्स भरी जाती है, वहाँ से कंप्यूटेशन निकाला जाता है आपका कि कितना IGST पेमेंट करना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पर MIS रिपोर्ट आपको सबमिट होती है, आपकी प्रोफाइल वगैरह भी वहीं से देखी जाती है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको वहीं से देखी जाती। चलो, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे GSPs और ASPs की। समझ में आ रहा है क्या? GSPs और ASPs, ये क्या चीज होता है? GSPs एंड ASPs, ये होता है GSTN has selected certain IT and ITs and financial technology company to be called GST सुविधा प्रोवाइडर। क्या है GST सुविधा प्रोवाइडर्स? GST सुविधा प्रोवाइडर्स develops application to be used by taxpayer for interacting with GSTN। क्या होता है कि अब एक GST पोर्टल है जिसको हम क्या कहते हैं, GSTN। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर क्या करना होता है? यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर यहां पर रिटर्न्स भरनी होती है। रिटर्न्स में क्या भरना होता है? आपने जो आउटवर्ड सप्लाई किए हैं उसकी डिटेल भरनी पड़ती है बार बार। अब बताओ, आउटवर्ड सप्लाई कितनी हो सकती है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आउटवर्ड सप्लाई बहुत सारी हो सकती है या नहीं हो सकती? यस, बहुत सारी हो सकती है। तो यहां पर क्या एक एक इनवॉइस को अपलोड करते रहोगे? मान लो लाखों में ट्रांजेक्शन है, आप एक एक इनवॉइस को बार बार, पहले तो आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, जैसे टैली हो गया, सैप हो गया। ठीक है, ये आपने सुना होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। पहले तो ये यहाँ पर बिल चढ़ाएं, और फिर क्या ये बार बार GST में बिल चढ़ाते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर GST सुविधा प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। एक एप्लीकेशन, इनके बीच में एक एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है। हम कहते हैं कि जो टैक्स पेयर है, ये वाला बंदा, इसका अगर अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको सिर्फ क्या करना है, यहां पर अपनी अपनी पोस्टिंग करनी है। एक बार वो क्या होगा, ये वाला सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, GSTN से इंटरेक्ट करके वहां पर पूरा का पूरा क्या कर देता है, आपके जो इनवॉइसेस होते हैं उसको अपलोड कर देता है। ठीक है, सीधा सीधा आपको बार बार अगर ये ना होता तो क्या करना पड़ता, पहले अपने सॉफ्टवेयर में करो, फिर GST सॉफ्टवेयर पे करो, यानी कि GST पोर्टल पर जाके एक एक बिल चढ़ाओ, तो कितना झंझट हो सकता था। तो इसीलिए क्या करते हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर्स को लेके आए। वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो IT फील्ड्स के होते हैं, वो एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो कि इंटरेक्ट करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, डेवलप एन एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर। अब ये टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर यूज करेगा फॉर इंटरेक्टिंग विद GSTN। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि दे फैसिलिटेट दी टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करते हैं इन अपलोडिंग इनवॉइसेज एज वेल एज फाइलिंग रिटर्न्स, रिटर्न को फाइल करने के लिए, एंड एक्ट एज सिंगल स्टॉप शॉप फॉर GST रिलेटेड सर्विसेज। अब एक बात तो, सिंगल स्टॉप शॉप हो गया या नहीं हो गया? कह रहे हैं कि भाई GST रिलेटेड सर्विसेज जितनी भी हैं आपकी यहां से पूरी हो जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर से। आप हमारा सॉफ्टवेयर परचेज कर लो, ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं। ये क्या करेगा, कहेगा कि ये जो आप अपलोड करते हो, ये सारी चीजें आप अपने पास अपलोड करके रखते हो, फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, ये सारी झंझट खत्म। मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप यहाँ पर जैसे अपलोड किए, ये वाला मेरा सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से डेटा उठाएगा और यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। समझ में आ गया क्या? they customize products that address the need of different segment of users. GSPs may take the help of application service providers, application service provider who act as link between the taxpayer and GSPs। एक बात बताओ मेरे को, जो ये सॉफ्टवेयर है, जो बीच में मैं सॉफ्टवेयर बना, अब क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या सेम काम करती है? क्या सेम तरीके से काम करती है? अगर मैं बात करूं कि कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ उनके आउटपुट पर क्या कौन से बिल्स होंगे, बोलो ना, बच्चों के एडमिशंस, उनको अपलोड करती है, उनका सॉफ्टवेयर अलग है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, क्या कोचिंग इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर और इनका सॉफ्टवेयर क्या एक जैसा है क्या? ना ना ना। क्या रिटेलर्स वगैरह का एक जैसा है क्या? ना ना ना। अच्छा, मैं अगर कहूं कोई मेडिकल मेडिकल एसोसिएशन है, कोई मेडिकल, अच्छा मैं अगर कहूं कि क्या क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेडिसिन वगैरह में डील करते हैं,
डॉक्टर्स वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह, या फिर अगर मैं बोलूं कि उनकी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, क्या उनके सॉफ्टवेयर एक अंबानी के सॉफ्टवेयर से मैच खाएंगे क्या? नहीं। जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती है तो हर एक बंदा अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करता है। अब हर एक बंदा जब सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, सैप को यूज कर रहा है, तो यानी कि फिर क्या करेगा ये सुविधा प्रोवाइडर्स किसकी हेल्प लेंगे? एप्लीकेशन डेवलपर की लेंगे। जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं कहते हैं कि भैया अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये अलग सॉफ्टवेयर है, इसको कनेक्ट करना है। अब हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ताकि वो इंटरेक्ट कर सके किससे? जीएसटीएन से, और उनके इनके लॉ और कानून को फॉलो कर सके। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। आई होप आपके क्लियर हैं दोनों। एएसपीज क्या होता है और जीएसपीज क्या होता है? ठीक है, एएसपीज मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जीएसपीज में टेक हेल्प, यानी जीएसपी जिन्होंने डेवलप किया है, जो सुविधा प्रोवाइडर हैं। अब क्या करेंगे? वो सुविधा प्रोवाइडर हैं, ये केस किसकी? इंजीनियरिंग की सर्विस लेंगे, नहीं लेंगे? इंजीनियर से बोलेंगे भैया इधर आ, कौन सा आईटी फील्ड से जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो क्या बोलेगा? अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, नहीं बताएगा कि भाई मेरे को ये जरूरत है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है कि यहां से ये बिल अपलोड करें, और बिल अपलोड करके ये वाली चीजें यहां पर आ जाए। ठीक है, तो ये इनसे कस्टमाइज करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो जीएसटीएन जो है, जीएसपी जो है, वो हेल्प लेंगे किसकी? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो। चलो, ये देखो, ये आप पहले से ही पढ़ चुके हो। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सेक्शन 49(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है कि आउटपुट टैक्स की पेमेंट करनी है अगर सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी इस्तेमाल हो सकता है, और फिर उसके बाद आईजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए एसजीएसटी और यूटीजीएसटी बकायदा यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद सीजीएसटी नहीं, सॉरी, आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्या सीजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसमें सीजीएसटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पेमेंट करने आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी का क्रेडिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और बकायदा एसजीएसटी का क्रेडिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो, बात समझा या नहीं समझा? नेक्स्ट बात कर रहा है कॉम्पनसेशन सेस की, जो मैं आपको बता सकता हूँ। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इज स्पेसिफाइड रेट से एक टैक्स होता है जो कि लिया जाता है, ठीक है, इंपोज किया जाएगा अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि क्या बोल रहा है? कॉम्पनसेशन टू स्टेट किस चीज के लिए होता है और किस पे लेवी किया जाता है? स्पेशली लग्जरी आइटम पर लिया जाएगा, और डीमेरिट गुड्स पर, लाइक पान मसाला, टबैको एंड एयरेटेड वाटर और मोटर कार्स, ये सारी चीजों पर लगाया जाएगा। और जब ये सारी चीजों पर लगाया जाएगा, कलेक्ट कितने साल के लिए किया जाएगा? 5 साल के लिए कलेक्ट किया जाएगा। और किस स्टेट को दिया जाएगा? वो जिस स्टेट को जीएसटी के आने से लॉस हो गया है। ठीक है ना, ये पहले भी पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पे, जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। अब देखो क्या बोल रहे हैं। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन? आवाज आ रही है अभी? अब भी आ गया? आप कब आए? क्या तभी थे? क्लास में ही थे क्या? तुम निकला था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया तुम्हारी रिक्वेस्ट। तुम ज्वाइन कैसे हो गए? अच्छा, चलो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर एल्कोहलिक लिकर, देखो अब आपका जो डाउट था सिद्धार्थ, एल्कोहलिक लिकर पर क्या लग रहा है? अब मैं बताऊं यहां पर एल्कोहलिक लिकर जो है ना, जब जीएसटी आ रहा था, तो ये जो एल्कोहलिक लिकर था, ये स्टेट का राइट था कि इस पर वो टैक्स लगा सकते हैं। कौन लगाएगा? केजरीवाल अपने बेवड़ों के लिए क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। और अगर मान लो कि जो बाहर के, पंजाब के हैं, केरल के हैं, हर एक स्टेट अपने अपने बेवड़ों का ख्याल रखते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये जो अल्कोहल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, इन पर भारी क्या है? ये रोटी खाएं या ना खाएं, चावल खाएं ना खाएं,
ये दारू जरूर पियेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पैसे हो ना हो, ये उधार लेकर दारू पी जाएंगे। तो यानी कि इस पर जो है टैक्स की कलेक्शन क्या भारी है या नहीं है? यस। जब सारे के सारे स्टेट बैठी थी, सेंटर कह रही है कि चलो अल्कोहल को भी क्या करो, लेकर आ जाओ और हम इसको भी सब्सिड्यूम करा देते हैं, इसको भी जीएसटी लगा देते हैं। सारे के सारे स्टेट अपने अपने चेयर से खड़े हुए और कहते हैं चलते बनते हैं, ये मीटिंग हमारी नहीं है भैया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों कहते हैं ये जो दारूबाज हैं, ठीक है, ये जो अल्कोहल ले रहे हैं, ये हमने इनका ठेका ले रखा है, ठीक है ना? समझ में आ रखा है? हम इनके लिए काम करेंगे। आप इनके भले के लिए काम करें ना करें हमें नहीं पता, पर हम इनके भले के लिए काम करेंगे और ये इसका हक हम आपको नहीं दे सकते सेंटर। आई एम सॉरी। तो यानी कि जीएसटी में क्या सब्सिड्यूम नहीं हुआ? अल्कोहल पर, लिकर पर जो जीएसटी नहीं, अच्छा लिकर पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, जब लिकर पर जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लग रहा होगा, जल्दी से बता दो। एक बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है क्या? यस, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। वैसे एक्साइज ड्यूटी कौन सी थी मैन्युफैक्चरिंग पर? सेंट्रल। एक होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लेकिन यहां पर अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने पर कौन सी एक्साइज ड्यूटी लग रही है? बता दो ना, बोलो। आगे से स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोले तो केजरीवाल साहब लेंगे, ठीक है। क्या जीएसटी आएगा? क्या जीएसटी आएगा? ना ना ना, जीएसटी नहीं आएगा। अच्छा, जब सेल करेंगे तो क्या लगेगा उस पर? वैट लगेगा। और अगर इंटर स्टेट सेल करेंगे तो अभी भी लग रहा होगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो ना। इंट्रा यानी कि विद इन दी स्टेट करेंगे तो वैट लगेगा, वरना सीएसटी लगेगा इंटर स्टेट में। देखो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, यानी कि जिसको पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पर भी जीएसटी नहीं आया है। यानी कि एक होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आपने सुना होगा कि हर वक्त जीएसटी काउंसिल की होती है और मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्या अमेंडमेंट्स करनी है, क्या चीज हम लेके आने चाहिए, कैसे रेट बदलने चाहिए। अब ये क्या होता है कि जीएसटी एक्ट ने बोला कि भैया जीएसटी एक्ट के तहत एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें जीएसटी के बारे में डिस्कशन होता रहेगा। इसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसमें सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, ठीक है। अब वो लोग सबको मिलकर एक डिसीजन लेने की क्या रेट होना चाहिए, किस अगर रेट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए किसी प्रोडक्ट पर, इस सारी की सारी डिस्कशन जो है यहां पर मिले, ठीक है, यहां पर होगी। और ये फिर लोग ये क्या करेंगे, साल में बार बार नोटिफिकेशन के तौर पर ये क्या करेंगे, अमेंडमेंट लेकर आएंगे। फिर एक्ट में क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीएसटी काउंसिल का। तो जीएसटी काउंसिल जब डिसाइड करेगी, इन्होंने बोला कि भैया पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, इन पर जीएसटी नहीं आएगा। क्या सर आएगा ही नहीं? देखो अल्कोहलिक लिकर पर क्या आएगा ही नहीं? बिल्कुल, अल्कोहलिक लिकर पर तो आएगा ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया क्या? जीएसटी नहीं आएगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, क्या इन पर आएगा नहीं, या फिर आ सकता है जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी? जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि इन पर आना चाहिए तब आ सकता है। समझ में आ गया क्या? तो अभी जब जीएसटी नहीं है तो क्या लग रहा होगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहा होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और यहां पर क्या लग रहा होगा जब सेल करेंगे तो वैट और सीएसटी। टोबैको, अब देखो यहां पे टोबैको पर क्या बात हुई, टोबैको पर बात हुई। उन्होंने बोला कि जब ये दोनों बैठे थे, सेंट्रल बैठा था और स्टेट बैठा था, तो इन्होंने बोला देख स्टेट, तेरे लिए तो तेरे लिए हमने क्या छोड़ा, बता दो ना जरा। तेरे लिए हमने लिकर छोड़ दिया, ठीक है, लिकर पर तू लगा टैक्स और तू ले ले। मेरे लिए भी तो कुछ छोड़। मेरे लिए क्या छोड़ेगा? मेरे लिए टोबैको छोड़ा गया। यानी कि सेंटर अभी भी उस पर क्या लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग पर, सेंटर एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? टोबैको पर अभी भी सेंटर एक्साइज ड्यूटी लग रही है। सर क्या जीएसटी भी लग रहा है? हाँ बेटा जीएसटी भी लग रहा है। तो क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों लग रहा है? हाँ दोनों लग रहा है। क्या सर वैट और सीएसटी लग रहा है? ना ना ना, जब सीएसटी यहां पर आ गया तो वैट और सीएसटी का कोई भी काम नहीं
अदर प्रोडक्ट्स, इन तीनों को छोड़कर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, वैट और सीएसटी खत्म, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी आएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? अभी आगे ये सब सब चीजों के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बस एक इंट्रोडक्शन में छोटा छोटा पार्ट आपको समझाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है क्या? चलें आगे। चलो, अब बात आ रही है कहां पर? रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है। अब एक बात बताओ, किस बंदे को जीएसटी देना है? जो बंदा जीएसटी में जीएसटीएन पर रजिस्टर्ड होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और रजिस्ट्रेशन के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। एक है कि आपने आपने 20 लाख की लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी, साल की 20 लाख के टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर दी, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 20 लाख के अंदर अंदर अगर आप हो तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। वॉलंटरी अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि मैं जीएसटी लेना चाहता हूं और पे करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो मार्केट में ज्यादा हो जाए। जैसे आप किसी से डील करोगे, अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है तभी आप डील करोगे, यस। तो अब सामने तभी आप ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज करती है सिर्फ उस बंदे को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड बंदा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मान लो कि अब मैं तो मेरी टर्नओवर जो है 20 लाख से कम है, फिर भी क्या मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं क्या? यस, ले सकता हूं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अलाउड है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यानी कि कुछ बंदे हो गए, उनको बोला कि तुम्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, ये सब चीजें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा थोड़ा ब्यौरा अभी दे देता हूं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जितने भी होते हैं, जैसे हो गया अमेजोन, हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया। अब जैसे आप लोग अपना अमेजोन पर कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, फ्लिपकार्ट पर कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, यानी कि किसका किसका इस्तेमाल कर रहे हो आप? ई कॉमर्स वेबसाइट से आप सेल करना चाहते हो, खुद की नहीं दूसरे की वेबसाइट से, ठीक है। तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 24 में। बात समझ में आ गई क्या? रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आया बात? रजिस्ट्रेशन, और जो बंदा रजिस्टर्ड होगा उसी को ही टैक्स लेना है, वरना वरना और किसी को टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। बोलो, बात समझे या नहीं समझे? समझ गए क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सर सिद्धार्थ को ज्वाइन कर दो, एक्सेप्ट। हाँ, आवाज आ गई क्या? चलो, क्या रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आया? अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर जीएसटी में आपको मैं बता दूं, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन मतलब, स्टेट मतलब हरियाणा में अगर कोई डीलर है तो वो हरियाणा में रजिस्टर्ड होगा। अगर मैं दिल्ली से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे दिल्ली में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं अपनी सर्विसेज मान लो कि मैं हरियाणा से भी प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मुझे क्या हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैं अगर माल सप्लाई करना चाहता हूं, कब कब कौन से केस में? जब मेरा 20 लाख मान लो क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना, टोटल टर्नओवर देखा जाएगा मेरा 20 लाख का। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में कह रहा है कि एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहां पर लेना है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। अपने अपने स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। कौन सी सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? टैक्सेबल, जिस पर टैक्स एप्लीकेबल है, जीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लो यहां पर मैं बोलूं कि अल्कोहल पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? ना ना ना। मान लो आप सिर्फ अल्कोहल की सप्लाई करते हो तो जीएसटी तो लगेगा नहीं। तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब जीएसटी जमा ही नहीं करना तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या बात का लेना है। समझ में आया या नहीं आया? यस।
ऑफ इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर बढ़ गई है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। कह रहा है कि कौन कौन से स्टेट में। ये सारी चीज जो है ना ये मैं याद करा दूंगा, इसमें टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे आएंगे ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा वहां पर निमोनिक के। समझ में आ गया। कह रहे हैं कि स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 10 लाख फॉर द बोथ गुड्स और सर्विस। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो 10 लाख है। 10 लाख मतलब क्या मतलब, सर मान लो एक नागालैंड में व्यक्ति रहता है और वो सप्लाई कर रहा है कुछ। अब सप्लाई कर रहा है तो उसने गुड्स में भी डील कर रहा है और सर्विसेज में भी डील कर रहा है, ठीक है। गुड्स की सप्लाई से उसका टर्नओवर आ जाता है मान लो 17 लाख रुपए का। तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल लेने की जरूरत है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 10 लाख। समझे या नहीं समझे? अच्छा, मैं बोल रहा हूं यहां पर अगर उसकी 9 लाख इससे है और सर्विसेज से 3 लाख रुपए की सर्विस दे दी उसने, सर्विस दे दी, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि दोनों को मिलाकर 10 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। अगर मैं कहूं यही बंदा 5 यहां पर है गुड्स के लिए और यहां पर सर्विसेज में 3 लाख दिए हैं उसने, बट नागालैंड की जगह पर वो त्रिपुरा में भी अपनी सर्विसेज अपने गुड्स को सेल कर रहा है। तो त्रिपुरा में उसने जो सेल की है वो सेल की है 5 लाख रुपए की। तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा? यस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 10 लाख की जो है एग्रीगेट लिमिट, यानी कि जितना भी वन पैन नंबर पर जितना, ये जो लिमिट देख रहे हैं ना, एक पैन नंबर पर, यानी हर बंदे का एक ही पेन होता है, इस पेन नंबर पर कितने भी आपने सप्लाई की हो, चाहे कोई सी भी सप्लाई की हो, कहीं पर भी सप्लाई की हो, इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट किया नहीं, आपने एक्सपोर्ट भी क्यों ना किया हो, सारी चीजों को मिलाया जाएगा और टोटल टर्नओवर की लिमिट जो है आपकी वो 10 लाख की। तो क्या ये 10 लाख क्रॉस कर रहा है तीनों को मिलाकर, त्रिपुरा को मिलाकर? यस, 10 लाख वो क्रॉस कर दे रहा है। क्या सर उसको नागालैंड में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? बिल्कुल, नागालैंड में भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है और बकायदा उसको साथ साथ में त्रिपुरा में भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि त्रिपुरा के लिए टर्नओवर अगर देखा जाएगा तो त्रिपुरा के लिए भी यही टर्नओवर देखा जाएगा पूरा ओवरऑल, तो ये भी 10 लाख से ऊपर है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। अच्छा, नागालैंड के लिए भी 10 लाख की लिमिट है, तो ये पूरी की पूरी 10 लाख की लिमिट यही ली जाएगी। तो दोनों जगह पर उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा एज पर सेक्शन 20। बोलो बात समझे या नहीं समझे? बात समझ गए क्या यहां पर? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। क्लियर है अभी ये टॉपिक? सर क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ क्लियर है सर। चलो ग्रेट है। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि स्टेट विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लैक्स फॉर दी बोथ गुड्स और सर्विस। समझ में आ रहा है? स्टेट लिस्ट में कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? वहां पर 20 लाख से फॉर बोथ गुड्स और सर्विस, गुड्स बेचो या सर्विस बेचो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, यहां पर अगर आपने सप्लाई की हुई है, यहां पर अगर आपने सप्लाई की है तो आपको यहां पर कितने की लिमिट मिलकर चली है? 20 लाख की। अगर सेम एग्जांपल मैं लूं कि अगर कोई बंदा सिक्किम में रहता है और वहां पर उसने गुड्स की सप्लाई की है 12 लाख रुपए की, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? ना ना ना, क्योंकि सिक्किम में रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? 20 लाख रुपए। याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पूरा पढ़ेंगे ये आपको बकायदा याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बस अभी सीखना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, बस ये प्रोसीजरल चीजें आपको पता लगनी चाहिए कि क्या क्या चल रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा, अब मैं बोल रहा हूं स्टेट विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लैक्स फॉर सर्विस एंड 40 लैक्स फॉर गुड्स के लिए है। और गुड्स की बात करें तो एक्सक्लूसिवली अगर वो गुड्स में डील कर रहा है, तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स में क्या क्या चीजें, देखो क्या बोल रहा है वो। अगर मान लो दिल्ली में कोई सर्विस भी अप्लाई कर रहा है और गुड्स भी बेच रहा है, तो जल्दी बताओ लिमिट कितनी है? लिमिट है सर यहां पर 20 लैक्स की। क्यों? क्योंकि बोला कि भाई सर्विस और गुड्स के लिए 20 लैक्स की है। लेकिन दिल्ली में अगर कोई ट्रेडर है
वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है। मान लो शू शू का ट्रेडर है, एक जूते बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो सिर्फ क्या कर रही है, गुड्स में डील कर रही है एक्सक्लूसिवली। क्या बोल रहा है वो, पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स में ही डील कर रहा है तो उसके लिए कितनी लिमिट है सर, 40 लैक्स की लिमिट कर दी गई है। दिल्ली में मेरे को ये बताओ, दिल्ली क्या यहां पर आता है नहीं आता, इस स्टेट में आता है नहीं आता, बिल्कुल ऑल अदर स्टेट्स में दिल्ली आ जाता है और कहीं नहीं आ रहा। क्या दिल्ली में अगर जूते बनाने वाली कंपनी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना है कंपलसरी, ये बताओ कितनी लिमिट है उसके लिए सर, 40 लैक्स की। लेकिन अगर वो जूते बनाने वाली कंपनी सर्विसेज भी दे देती है साथ में, तो फिर उसके लिए लिमिट जो हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी 20 लाख। क्यों, क्योंकि 40 लैक्स लिमिट उसी को दी जाएगी जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है गुड्स को। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर मैं बोलूं जम्मू एंड कश्मीर, मैं कहूं कि जम्मू एंड कश्मीर, क्या यहां पर आपकी लिमिट 20 लैक्स है या 40 लैक्स है? अगर यहां से गुड्स सप्लाई हो रहा है ओनली, बोल दो जरा, यस सर। कितनी लिमिट है? कितनी लिमिट है? अगर 40 लाख। 40 लाख, वेरी वेरी गुड, 40 लाख की। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में ये जो बंदा है, जिस बंदे की बात कर रहा हूं, वो रिटेल के साथ साथ अपनी सर्विसेज भी देता है, तो कितनी लिमिट हो जाएगी उसकी टोटल मिलाकर? बोल दो जरा। तो 20 लैक्स की हो जाएगी। अच्छा, कोई अगर ओनली सर्विस प्रोवाइडर है तो भी उसकी लिमिट कितनी है, 20 लैक्स। 20 लाख। वेरी वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया ज्यादा अच्छे से। चलो, अच्छा, जो हम लिमिट की बात कर रहे हैं, क्या वो एग्रीगेट लिमिट सब पर है, चाहे गुड्स हो सर्विस हो, चाहे कहीं पर भी आपने सप्लाई की हो, सबको मिलाकर है, या फिर एग्रीगेट लिमिट है, एग्रीगेट लिमिट, या फिर सिर्फ अपने अपने स्टेट की बात करेंगे? बोलो ना। चलो, कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं अब हम। कंपोजिशन स्कीम क्या चीज होती है? कंपोजिशन स्कीम अभी पूरा का पूरा चैप्टर है इस पर क्या बोल रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना, जो स्मॉल स्मॉल शॉपकीपर्स वगैरह जो होते हैं, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर और स्मॉल शॉपकीपर्स, उनके लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम लेकर आया। उन्होंने बोला कि यहां पर आपको, वो क्या, आप बताओ, एक जो क्या बोलते हैं ना, राशन वाला, राशन की दुकान वाला जो होता है, उसका काम क्या है, ये छोटा सा व्यापारी है, अभी अभी नया धंधा चालू किया है उसने। अब कस्टमर आते हैं, एक एक कितने सारे प्रोडक्ट हो गए, एक बात बताओ, कितने सारे प्रोडक्ट बेचता है वो? बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट को क्या वो रजिस्टर कर ले? क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट पर अगर इसने रजिस्ट्रेशन ले लिया मान लो, तो होगा क्या, तो मान लो वो 300 प्रोडक्ट बेचता है, कई कई स्टोर तो 300 से ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं, सबका रेट पता करना पड़ेगा, सब पर क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है वो पता करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? सब पर रेट पता करने के लिए भी, इतने छोटे से काम के लिए भी, किस पर कितना रेट बेचूंगा तो कितना रेट मेरे को चार्ज करना है, क्या ये इसको पता रहेगा क्या शॉपकीपर को? ना बाबा ना, नहीं पता रहेगा। ये क्या, किसकी सहायता लेगा? ये आप लोगों की सहायता लेगा। कहेगा आप लोग मेरे को बताओ, आप प्रोफेशनल्स हो, आप लोग मुझे बताओ कि पर कितना चार्ज करना चाहिए टैक्स। आप लोग क्या फ्री में काम करोगे? ना भैया ना, फ्री में तो काम करोगे नहीं, आप इसके भी चार्ज लोगे। समझ में आया क्या? अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, आप इसके चार्ज लोगे तो इस बंदे को तो भैया पैसे देने पड़ गए। कह रहे मैं तो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हूं, या फिर मैं तो स्मॉल ट्रेडर हूं, मैं यही काम करता रहूं क्या? इसमें कितनी रिटर्न है, उसमें कितनी रिटर्न्स हैं, ये फलाना ढिमाका, मैं यहां पर खरीद के लेके आया, एक मैंने 100 बॉटल खरीद ली सॉस की,
सॉस की मैंने एक बोतल खरीदी, किसी को रिक्वायरमेंट थी, मैंने पीछे से एक दुकान वाले से सॉस की बोतल खरीदी और आगे बेच दी, तो क्या मैं ये देखूंगा क्या उसमें कि एक सॉस की बोतल पर मेरे को 30 रुपए का मैंने यहाँ पर जीएसटी पे किया है और फिर मैं उसका क्रेडिट आगे 30 रुपए का जीएसटी लूं? बताओ क्या झंझट वाली बात, काम नहीं है ये। हर एक प्रोडक्ट पे आप मेरे को बोलोगे कि मैं जीएसटी कितना पे कर रहा हूं, वो देखो, फिर आप सामने वाले से लो, फिर उस पर फिर आप क्रेडिट ले लो। बहुत ही झमेले वाली बात है जो कि छोटा बंदा नहीं कर सकता, और ये अगर मार्केट में कराने जाए तो इसके सीए अच्छे खासे पैसे ले लेता है। या फिर कोई भी अगर प्रोफेशनल से सीएमए है या सीएस वगैरह सारे के सारे प्रैक्टिस में है, तो ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो ये लोग भी पैसे ले लेंगे। तो हम काम करें या क्या करें? तो उनके लिए बोला गया आपके लिए कंपोजिशन स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको कम टैक्स पे करना है और आपको लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। बस अभी इतना याद रखो, ठीक है ना? ठीक है, सिंपलर मेथड आपको यूज करने के लिए देंगे। हम कहेंगे कि आपको सिर्फ जितना भी कलेक्शन है उस पर एक फिक्स परसेंट के हिसाब से आप क्या दे दो, हमको जीएसटी जमा कर दो। जितनी भी आपने सेल किया, आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि इसको इस प्रोडक्ट को कितने में, इस प्रोडक्ट को कितने में, इस प्रोडक्ट का कितने में, इस प्रोडक्ट पर कितने पे। सीधा सीधा जितना आपका टर्नओवर होगा इसका उस पर एक फिक्स परसेंट के हिसाब से हमें जीएसटी पे कर दो और आपको लेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सेक्शन 10 में आता है। सेक्शन 10 जब हम डिस्कस करेंगे वहां पर पूरा का पूरा और अच्छे से ब्यौरा दे देंगे। सिंपल अभी क्या समझना है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस मेकिंग विद इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, लोकल मोमोज बेच रहा है, ठीक है, नोन एज composition levy. The scope of this scheme has now been extended to small service provider as well. यानी कि स्मॉल सर्विस पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसमैन के लिए था, यानी कि जो ट्रेडर वगैरह के लिए था, रिटेलर वगैरह के लिए था, ये सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दी गई थी स्कीम। अब ये जो है अमेंडमेंट आई और उन्होंने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर को भी दी गई है। ठीक है, एग्जेम्पशन का यहां पर क्या मतलब है? एग्जेम्पशन का मतलब समझो। अब एक रजिस्टर्ड बंदा, टैक्स कब लगेगा, जीएसटी कब लगना है किसी चीज पर, सेल पर? कोई एक रजिस्टर्ड बंदा है और रजिस्टर्ड बंदे ने कोई एक टैक्सेबल सप्लाई की है, वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब हिंदुस्तान में जो है जितना भी एरिया है वो जीएसटी के अंडर में आता है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी। तो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर सेल की है, तो जैसे ही ये चीजें तीनों पास हो जाती है तो हम कहते हैं कि भैया जीएसटी आपको देना है, सामने वाले से चार्ज करना है जीएसटी। सामने वाले से जब सामने वाले को प्रोडक्ट बेचोगे तो उसके साथ साथ वैल्यू प्लस आप जीएसटी कलेक्ट करो। समझ में आ गया क्या? वैल्यू प्लस जीएसटी कलेक्ट कर लो। अब जब वैल्यू प्लस जीएसटी की बात कर रहे हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज के लोगों को बोला कि बाद में कह रहे हैं कि भैया आपको एग्जेम्पशन दे देंगे ताकि आप पर बर्डन ना आए, आपको हम एग्जेम्पशन देकर चल रहे हैं कि एग्जेम्पशन ले लो, जीएसटी आता तो है पर हम आपसे कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है। समझ में आया नहीं आया? जैसे इनकम टैक्स में कुछ इनकम जो होती थी वो एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, बोलो ना। यहां पर बोल रहे हैं कि जीएसटी आता तो है उस पर उसको स्पेशली नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि बोला कि भैया तुम्हारा रिलीफ हम कम कर देते हैं, मतलब तुम्हें हम रिलीफ दे देते हैं, तुम्हें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज को बोला गया है ऐसा। ठीक है, जैसे होटल इंडस्ट्री को बोला गया है कि कुछ अगर आपका छोटा होटल है, रूम का चार्जेस जो है बहुत ही कम ले रहे हो तो आपको हम एग्जेम्पशन देके चलेंगे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। यही लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीफ टू स्मॉल स्केल बिजनेस को रिलीफ देने के लिए उन्होंने बोला कि लॉ ऑल्सो कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, तुम टैक्स मत दो, तुम्हारे पर बर्डन नहीं डाल रहे हैं हम, जीएसटी देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या नहीं लगता है? लगता है, पर उसको नोटिफिकेशन के जरिए हमने उसको रिमूव करा दिया। ठीक है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट विद सम इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था, जो मैंने सारी चीजें बताई थी, ओल्ड में क्या होता था और न्यू में क्या होता था। ठीक है, अब ये देखो कि टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम कर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि कुछ टैक्स छोड़े हमारे किसने, सेंटर ने, कुछ टैक्स छोड़े हमारे स्टेट ने। कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट ने छोड़े हैं, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो किसने छोड़े हैं, बता दो जरा।
सेंटर ने छोड़े हैं। कहते सेंटर ने अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गवा दिया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो लगाता था वो गवा दिया। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के तौर पर जो मेडिसिन वगैरह पर जो टैक्सेस लगते थे सेंटर ने वो गवा दिए। उन्होंने बोला चलो हम इसको सब्स्यूम करा दे रहे हैं। सर्विस टैक्स ये गवा दिया। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, मैंने बोला था ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती थी, इसको सेट ऑफ करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को और वैट को, ठीक है, तो इनको भी गवाना पड़ गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स चला गया। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस वगैरह चार्ज करती थी, सेंट्रल जो थी वो सरचार्ज और सेस वगैरह चार्ज करती थी, वो भी उसने कहा कि सब्स्यूम करवा लो। चलो ठीक है, दोनों की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला हम अपने अपने ये वाले टैक्स छोड़ रहे हैं, हम अपने अपने ये टैक्स छोड़ रहे हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स छोड़ रहे हैं, सीएसटी जो बोल रहा है ये भी छोड़ रहे हैं, इसको भी गवा रहे हैं। सेंट्रल सरचार्ज वगैरह और सेस वगैरह जो लगता था उन पर भी क्या हो रहा है, उनको भी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, सर्विस टैक्स के तो सर्विस टैक्स तो लगता ही लगता था, उसके ऊपर फिर सेस भी लगाते थे, कृषि कल्याण सेस। समझ में आ रहा है क्या, कृषि कल्याण सेस। मोदी साहब बोले मित्रों हमारे देश में किसानों की हालत ठीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपने कहा यस होनी चाहिए, उन्होंने बोला कृषि कल्याण सेस। ठीक है, गंगा जमुना जितने भी साफ करने के लिए उसके सेस। तो पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लेती थी, उन्होंने कहा कि हम ये वाला भी गवा रहे हैं भाई, ये वाला भी हम गवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इतने गवा दिया, अब बारी आई स्टेट की, हम बोल रहे हैं कि अच्छा तुमने एक्साइज गवाया, हम भी एक्साइज गवा देते हैं। कौन सा वाला बोलो ना, स्टेट एक्साइज वगैरह जो है हम वो वाला भी हटा देते हैं। तुमने सरचार्ज और सेस गवाया, हम भी सरचार्ज और सेस जो लेते थे वो भी हम गवा दे रहे हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय बॉडीज, लोकल बॉडीज। स्टेट का कौन सा है, कौन से टैक्सेस हैं ये वाले, एंटरटेनमेंट टैक्स। आपने देखा होगा जब भी मूवी टिकट आप खरीदते थे पहले, तो उस पर जीएसटी नहीं, उस पर एक एंटरटेनमेंट नाम का एक टैक्स लगकर आता था, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम वो वाला क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी लोकल बॉडीज के पास पावर है क्या 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 करने की, टैक्स लगाने की एंटरटेनमेंट वगैरह पर, तो वो अभी भी लगाकर चलेगी। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग, कह रहे हैं लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग पर जो भी टैक्सेस लगा करते थे हम, वो स्टेट के होते थे, स्टेट उसको गवा रहा है। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स की एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स बोले तो मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई दिल्ली का बंदा पंजाब में सेल करना है, हाँ, तो पंजाब के बॉर्डर के अंदर घुसना पड़ेगा। तो जैसे ही इस बॉर्डर के अंदर घुसा, यहां पर एक आदमी पकड़ लेता था उनके ट्रक्स को। आपको पता होता है कि ये ट्रक्स वगैरह वसूल लेते हैं। अब ट्रक पकड़े, मतलब जैसे ही आप बॉर्डर में एंट्री करोगे, वहां पर टूल बूथ नाके पर, जिसको नाका बोलते हैं, वहां पर आपके ट्रक को रोक लिया जाएगा और बकायदा कहेंगे क्या लाए हो, कहें सब्जी, सब सब्जी लेकर आए हैं सर, और क्या लाए हो सर, आर्टिकल लेकर आए हैं, क्या करोगे, यहां पर बेचेंगे। अच्छा तुम हमारे यहां पर बेचोगे, हमें चाहिए एंट्री टैक्स, हमें क्या चाहिए, एंट्री टैक्स। तो एंट्री टैक्स यानी कि यहां से लेकर जाता था इंसान, हर जब जब दूसरे दूसरे स्टेट में घुसेगा, तो दूसरे दूसरे स्टेट वाले क्या करेंगे, अच्छा हमारे यहां सेल करेगा, एंट्री टैक्स दे इसका। ठीक है, तो एंट्री टैक्स का कभी भी सेट ऑफ नहीं मिलता था पहले, तो क्या करता था फिर सप्लायर, एंट्री टैक्स को भी अपने कॉस्ट में जोड़ देता था। अब जब कॉस्ट में जोड़ देता था तो फाइनल कंज्यूमर को वो चीज जो है वो भारी प्राइस पर मिलती थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस। तो उन्होंने ये वाला भी एंट्री टैक्स, सारे के सारे तरीके के एंट्री टैक्स जो है वो बंद करवा जीएसटी में। परचेज टैक्स, सर परचेज पर भी टैक्स लगता है, हाँ परचेज पर भी टैक्स लगता है। कैसे टैक्स लगता है, देखो होता क्या था कि एक किसान वगैरह थे, अब किसान वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कंपनी वाले क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, कंपनी वाले इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब किसान बेचारा पहले क्या होता था, किसान बेचारा क्या करता था कि इसने मैन्युफैक्चरिंग की और इसको सेल करेगा। अब तुम इसके पास पहुंचोगे, तुम कहोगे कि किसान तूने मैन्युफैक्चरिंग की चीज की और तूने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाकर सामने वाले को बेच दिया, कहेगा हाँ हम बेचे हैं जी, बताइए क्या करना है, कहता जीएसटी दो। क्या पागल हो गए हो क्या, कौन सा जीएसटी भाई, हम फावड़ा चलाने वाले इंसान क्या जीएसटी जानेंगे, अरे समझो ना क्या बोल रहा हूं मैं। किसान व्यक्ति को क्या पता कि भाई जीएसटी क्या है क्या नहीं है, तुम वैसे ही वो बर्डन में पूरा टाइम न धूप में काम कर रहा, तुम उसको जीएसटी के बारे में बोलोगे, क्या हाल करेगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको रिलीफ दे दो। कहते कि भाई देखो टैक्स तो लेना है,
सेल हो रही है, यानी ये कंपनी वाला खरीद रहा है, आगे बेचेगा। एक काम करो, इससे टैक्स मत लो, इससे टैक्स ले लो, क्या नाम बोलकर, परचेज टैक्स बोल। तो ये पहले ऐसा टैक्स लगा करता था, परचेज टैक्स बोलकर, ठीक है। अब ये जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट हट गया, इसको बोलते हैं हम अब रिवर्स चार्ज के बेसिस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे पढ़ेंगे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बेसिस पर कौन पे कर रहा है, कौन पे करता है, रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट है, ये सप्लायर है, और ये रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है इंस्टीड ऑफ सप्लायर। अब जीएसटी में ऐसा होने लग गया, जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स क्यों, पहले भैया हम सप्लायर को ही टैक्स पे करना पड़ता है, तो कुछ ऐसे केसेस बोल दिए कि भैया तुझसे, तुझे रिलीफ दे रहे हैं, ये सब चीजें तुझे काम नहीं करना, तू छोटा व्यक्ति है, एक काम करेंगे हम इससे लेकर चलेंगे। तो जब परचेजर से लेकर चलते हैं, तो पहले होता था परचेज टैक्स, तो उसको हटा दिया गया। अब वो चीज आरसीएम में आ गई है, जीएसटी में आगे पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अभी भी नहीं है। चलो, मैं कह रहा हूं वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, वो सारे के सारे किस पर जाते थे, वो किसके लिए जाते थे, वो स्टेट के पास होते थे वो राइट्स, और वो स्टेट लेती थी उस पर टैक्स। वो सारे के सारे टैक्सेस को सब्स्यूम करा दिया गया, और फिर निकल कर आया हमारा जीएसटी। समझा या नहीं समझा। अब जीएसटी निकल कर आया तो वही हो गया। जीएसटी के मतलब कौन कौन से एक्ट, सर सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट पढ़ा था ना ऊपर लास्ट वाली क्लास में, वही है यहाँ पर। आईजीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस 2017, 2017, 2017, 2017, 2017। समझा या नहीं समझा, बोलो। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी हैज नॉट सब्स्यूम्ड ऑल टैक्सेस। कह रहे हैं कि भैया सारे के सारे टैक्सेस, क्या सारे के सारे टैक्सेस को जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया या कुछ बचे हैं? बोल दो ना, क्या कुछ बचे हैं क्या? बचे हैं यस, सर, कुछ बहुत बचे, सारे। कुछ बचे हैं। कौन कौन से सर? बीसीडी, इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी है उसको सब्स्यूम नहीं किया गया, वो आज भी लग रही है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय, ऊपर बोला था ना एंटरटेनमेंट टैक्सेस को सब्स्यूम करा दिया गया है, बट एक्सेप्ट कौन सा टैक्स, जो लोकल बॉडीज लगाएंगी, तो वो वाला जो है वो सर्विसेज पर लोकल बॉडी लगाएगी, वो वाला टैक्स अभी भी है। रोड टैक्स, यानी कि जो रोड टैक्स, एक बात बताओ, गाड़ी निकालते हो तो रोड टैक्स पे करते हो नहीं करते हो? आरटीओ जिसको बोलते हैं हम, करते हैं सर। है ना। तो रोड टैक्स वगैरह हो गया, रोड टैक्स पे करते हैं, वो अभी भी लग रहा है। व्हीकल टैक्स हो गया गुड्स पर, वो अभी भी लग रहा है। और एक्साइज ड्यूटी ऑन पीएचएम ना, बोलो पीएचएम ना, पीएचएम ना बोले तो पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये भी आगे याद हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। बस इन पर क्या एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रही। टोल टैक्स, अब जब टोल नाके पर जाते हो तो क्या वो टोल टैक्स लेते हैं? लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं क्या? यस, बिल्कुल ले रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी ले रहे हैं, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू वगैरह, रियल एस्टेट वगैरह पे वो भी ले रहे हैं क्या? बिल्कुल ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये भी ले रहे हैं, लग रही है हमको, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपके लग के आता है, जो ड्यूटी होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, अल्कोहल तो जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो उस पर एक्साइज लग रही है क्या? यस, लेकिन एक्साइज ये वाली कौन सी है सर? स्टेट एक्साइज है। समझा या नहीं समझा, बोल दो ना। ये सारे टैक्सेस आज भी लग रहे, ठीक है। सर कब हटेंगे? क्या चीज? नहीं, ये हटेंगे नहीं, ये आज भी लग रहे हैं, ये आज भी लग रहे हैं। सारे के सारे टैक्सेस को नहीं सब्स्यूम किया गया है, ठीक है। कुछ टैक्सेस आज भी लग रहे हैं, यानी कि जिन, अगर मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो, तो हमारा क्या प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है नहीं लगती? यस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी लग रही है, ठीक है। चलो, देखो कह रहा है कि भाई सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और यहाँ पर क्या है, मल्टीपल स्टेट्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशंस, मल्टीपल एक्ट एंड रूल्स हुआ करते थे, मल्टीपल प्रोसीजर्स हुआ करते थे, ये सारी चीजें हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी? मल्टीपल स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशंस, देखो क्या बोल रहा है, दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ? थोड़ा बड़ा करो।
दिख रहा है? देखो कह रहा सेंट्रल टैक्सेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स एक्ट रूल्स वगैरह हुआ करते थे, प्रोसीजर्स हुआ करता था। यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स के टैक्सेस अलग हुआ करते थे, मल्टीपल स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन अलग हुआ करते थे, मल्टीपल एक्ट हुआ करता था, मल्टीपल रूल्स हुआ करते थे। हर एक स्टेट अपना अपना रूल बनाता है, हर एक स्टेट अपना अपना एक्ट बनाता है। तो मतलब आपको अगर यहाँ पर दिल्ली में सेल करना या पंजाब में सेल करना तो बकायदा उनके सेल्स एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पंजाब गवर्नमेंट के सेल्स एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वहां पर वो रेट कितना चार्ज कर रहे हैं, केरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वहां पर वो रेट कितना चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती थी, मल्टीपल प्रोसीजर्स होते थे। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना है फिर, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ऐसा हुआ करता था। सब कुछ आपको पता है, बस सिर्फ एक रीडिंग लेनी है, आपने पढ़ चुके हैं वो पूरा। ठीक है, सिंगल टैक्स जीएसटी हो गया, सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यूनिफॉर्म लॉ हो गया, पूरा का पूरा कॉपी पेस्टेड लॉ हो गया, हर एक जगह बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट। अब देखो अमेंडमेंट क्या हुई, कहते हैं कि भैया ये आर्टिकल तो हमने पढ़ लिया था, ये आर्टिकल हमने पढ़ लिया था 246, 245, 246 में बोला गया था कि सात किसमें 246 में सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किए गए थे कि भाई सेंट्रल किस पर लेवी करेगा और स्टेट किस पर लेवी करेगा। तीन लिस्ट दी गई थी, कौन सी तीन लिस्ट थी सर? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दी गई थी, यानी शेड्यूल 7 में। यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर थे जो जिन पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कौन बनाएगा लॉ? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस पर कौन बनाएगा लॉ? सर स्टेट गवर्नमेंट। इस पर कौन बनाएगा लॉ? सर इसमें दोनों भी बना सकते हैं अपने तौर पर। यानी कि यहाँ पर कौन से मैटर थे? नॉन टैक्सेशन मैटर्स, यानी कि जैसे कि मैं बोलूँ एजुकेशन हो गया, ठीक है, और ट्री काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए उस पर हो गया। अच्छा, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे सारे चीजों पे ये लॉ दोनों बना सकते हैं। अब एक बात मेरे को आप बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले राइट्स जो हुआ करते थे वो चेंज हुआ करते थे नहीं होता थे? बताओ, पहले एक्साइज यहां पर हुआ करती थी, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को कि जब हम सेल करते थे, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल करते थे, तो क्या सिर्फ स्टेट ही वैट लगाती थी और कुछ नहीं लगाता था? स्टेट ही तो लगाती थी ना वैट, बोलो ना, स्टेट वैट लगाती थी, सेंटर को पावर नहीं होती थी। तो क्या अब जीएसटी में इंटर पर सेंटर भी सीजीएसटी चार्ज करती है और स्टेट अपना एसजीएसटी चार्ज करती है? यस। जब ये दोनों लोग ऐसे चार्ज करते हैं तो क्या इनको पावर मिली होनी चाहिए या नहीं मिली होनी चाहिए? यस, मिली होनी चाहिए। तो पहले ऐसी कोई पावर नहीं हुआ करती थी कि इंट्रा स्टेट जब सप्लाई कर रहे हैं तो सेंटर को भी पावर है। तो ये पावर को देने के लिए फिर उन्होंने अमेंडमेंट की, ठीक है। और साथ में एक और बात बताओ मेरे को, जो जीएसटी है ओरिजिन बेस्ड टैक्स तो नहीं है ये कौन सा है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो यानी जो डेस्टिनेशन वाला बंदा है उसको कलेक्ट होगी, जो डेस्टिनेशन स्टेट है उसको कलेक्ट होनी चाहिए ये। तो पहले हुआ करती थी क्या कि ये ये वाला स्टेट लेगा, मतलब कौन सा स्टेट लेगा जहां से वो चलेगा वो स्टेट लेगा। अब इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल करने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि सिर्फ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का लगता था, अब क्या कह रहे हैं, इस पर सेंटर भी इंटर पर इंटर स्टेट पर सेंटर ही लगा करती थी, अब कह रहे हैं कि भाई स्टेट भी लगाएगी टैक्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंटीग्रेटेड के तौर पर देखो अब क्या बोल रहा हूं। कह रहा नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि अमेंडमेंट लेकर आए हम? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया क्योंकि पावर दोनों को एक साथ दी गई है कि अब आप दोनों भी, दोनों के दोनों जो है वो क्या कर सकते हो? टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखो क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स पर पहले एक्साइज लगा करती थी, सिर्फ और सिर्फ कौन एक्साइज वसूलता था? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल पर यही हुआ करता था, वैट लगा करता था, स्टेट गवर्नमेंट लेता था। इंटर पर सीएसटी लगा करता था, लेवी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, पर ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगा करता था, यानी कि ओरिजिन जिस जहां से चला गुड्स वो वाली स्टेट जो थी वो पेमेंट लिया करती थी। ऑन सर्विसेज पर क्या होता था, बोलो ना?
सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा करता था, लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंट्रोडक्शन ऑन द जीएसटी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको आ नहीं रही आवाज? अब आ रही है आवाज? अरे मेरे को बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ जाएगा, मेरा गला चौक हो जाएगा। आपने लीड नहीं लगा रखी क्या? आ रही है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ ये तुम लोगों के लिए, मैं क्या ना, आ रही है ना आवाज वैसे अभी? आ रही है ना आवाज? आ रही है। चलो, ऑन सर्विसेज पर क्या हो रहा है, सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और लेवी एंड कलेक्टेड बाय सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि कौन लगा रहा है, एक्सक्लूसिव पावर किसकी हुआ करती थी यहां पर सर्विसेज को डील करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सर्विसेज पर सेंटर भी लगा रहा है टैक्स और स्टेट भी लगा रहा है टैक्स, तो ये पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या लेकर आए जीएसटी में, जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करना पड़ा, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों को ही टैक्स लगाने का पावर दिया गया है। अब वो कह रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा वाला अमेंडमेंट लेकर आए, कह रहे हैं कि भैया 101 अमेंडमेंट लेकर आए हैं 2016 में, और पास किया क्या चीज, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट भी पास कर दिया इस पर, ठीक है, ताकि हम क्या वसूल सकें, सेस भी वसूल सकें। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर क्वेश्चन आया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना क्यों जरूरी था, आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर पहले सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ सेंटर टैक्स करती थी, इंट्रा स्टेट पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लगाती थी टैक्स, एक्साइज सिर्फ और सिर्फ सेंटर लेता था, ठीक है, तो इन सभी को अब हटा दिया गया है, अब सेंटर और स्टेट को दोनों को पावर दी गई है जीएसटी चार्ज करने की, सर्विसेज पर भी और इंट्रा स्टेट पर भी, तो इसीलिए हमें ये जो एक्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड करना पड़ा जीएसटी के लिए, ठीक है। यहां पर कह रहा है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड आर डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल्स, नीचे जो है वो डिस्कस किया गया है डिटेल्स में, ठीक है, इनको डिटेल में डिस्कस किया गया है, इनको थोड़ा सा मैं पेंडिंग छोड़ूंगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें को पेंडिंग छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये देखो अब कि अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या, इंसर्शन ऑफ 246A एंड अमेंडमेंट इन आर्टिकल 246 की बात कर रहे हैं, यानी शेड्यूल 7 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 7 अब दिखता कैसा है, देखो शेड्यूल 7 में लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, पार्लियामेंट को राइट है, स्टेट को राइट है, और यहां पर किसको राइट है, सेंटर और स्टेट दोनों को राइट है। अब यहां पर क्या है, एंट्री नंबर। अब बताओ इनकम टैक्स जब हमने पढ़ा था, हमने क्या बोला था, कौन वसूलता था इनकम टैक्स, सर मोदी गवर्नमेंट वसूलती थी। एंट्री नंबर 82 पर इनकम टैक्स लिखा हुआ था अदर देन दी एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम एंट्री नंबर 46 पर लिखा हुआ था, जो कि कौन लेता था, किसका सब्जेक्ट मैटर है, एग्रीकल्चर इनकम पर, बोलो ना किसका सब्जेक्ट मैटर है, सर स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी एंट्री नंबर 83 पर किसको लेनी है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी उस पर टैक्स, यानी कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी भी, वो सारा का सारा सेंटर देगी, सेंटर देखेगी। अच्छा अब एक बात बता दो मेरे को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट, क्या क्या स्टेट में प्रोड्यूस कर रहे हो, कह रहा कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर जब अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उस पर क्या जीएसटी आ रहा है, ना भैया ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मना कर दिया, कहता जीएसटी नहीं आएगा उस पर क्या आएगा, स्टेट एक्साइज लगेगी, और जब सेल करोगे तो क्या लगेगा, वैट लगेगा, ठीक है ना। और एक और क्या है, स्टेट एक्साइज की बात कर रहे हैं, तो स्टेट एक्साइज कौन लेता है, सर स्टेट लेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर, कहते हैं अफीम वगैरह जो आप नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह बनाते हो ना, अफीम वगैरह उगाते हो, ये सारी चीजें उगाते हो, इस पर भी स्टेट का ही राइट है वो टैक्स लेने का, समझ में आ गया, जितने भी नशे वाली चीजें हैं वो स्टेट ने राइट रख रखा है।
एक्सेप्ट टोबैको, टोबैको जो है उस पर एक्साइज भी लग रही है और जीएसटी भी लग रही है, ठीक है ना। यहां पर देखो स्टेट का, स्टेट और क्या बोल रहा है, कहता है कि टैक्स ऑन सेल ऑफ, जब आप सेल करोगे, क्या सेल करोगे सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, और नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एल्कोहलिक लिकर, जब आप सेल करोगे कहां पे, एक्सेप्ट इंटर स्टेट सेल, यानी एक्सेप्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन इंटर स्टेट, मतलब इंट्रा में जब आप सेल करोगे, इंट्रा में जब आप सेल करोगे ये सारी चीजें, तो क्या लगाएंगे इस पर, बता दो ना, सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स और सच गुड्स, क्या क्या लगेगा उस पर, जल्दी से बता दो। टैक्सेस ऑन सेल्स, कौन से सेल्स, क्या जीएसटी आएगा उस पर, ना बाबा ना, क्या आ रहा होगा सर, वैट आ रहा होगा सेल पर, और सीएसटी आ रहा होगा, कौन लेगा सर, स्टेट लेगा। अरे बोल दो ना, इंटर स्टेट की बात कर, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट की, जीएसटी नहीं, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट में वैट आ रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या, अरे बोल दो ना। यस सर। चलो ये देखो क्या कह रहा है कि भैया टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड अम्यूजमेंट, इस पर कौन लगा रहा होगा, कलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत वगैरह, और ये रीजन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह, ये लोग जो हैं वो टैक्सेस लगाएंगे उस पर, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट वगैरह पे। अब देखो सेंटर क्या क्या कह रहा है, ड्यूटीज ऑन एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लगेगी कौन सी, सेंटर एक्साइज लगेगा किस पर, मैन्युफैक्चरिंग करने पर, क्या, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर क्या लग रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी, और सेल पर क्या लग रहा होगा सर, वैट लग रहा होगा, ठीक है ना, सेल पर क्या लग रहा होगा, वैट लग रहा होगा। ये देखो ये यहां पर राइट दे रखा है, वैट कौन लगाएगा, स्टेट लगाएगा, समझ में आ रहा है क्या पूरी पूरी बातें, यहां पर एक्साइज लेगा कौन, सेंटर, क्यों, क्योंकि उसको राइट है, यस सर। और उस पर सेल जब करोगे तो वैट उस पर लगेगा, वैट वो कौन लेगा सर, स्टेट, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, ये देखो टोबैको, तो टोबैको पर अभी भी क्या लग रही है, क्या सेंट्रल एक्साइज लग रही है, यस, यानी कि सेंटर को अभी भी पावर दी गई है यहां पर, ये यहां से पता लगता है, जो मैंने वहां पर टेबल बनाई थी ना कि उस पर अभी भी लग रहा है, वो टेबल कौन सी देख के बनाई थी, ये टेबल देख के बनाई थी कि देखो टोबैको पर अभी भी लिखा हुआ है कि भैया सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन लेकिन उस पर वैट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर टोबैको नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है क्या, यहां पर टोबैको नहीं लिखा है, तो यानी कि उस पर वैट नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा सर, जीएसटी लगेगा, आया क्या, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, टैक्सेस ऑन सेल, कह रहा है कि जब सेल होगा, इसको सेल करोगे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको नहीं लिखा है यहां पर, सेल करोगे तो क्या होगा, सीएसटी आएगा इंटर स्टेट में, सर इसको अगर इंट्रा स्टेट में सेल करें तो यहां पर लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट के बारे में, तो ये वैट आएगा, समझ में आ गया क्या यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, तब तक इसमें से ही काम चलाते हैं, ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर, अब सबसे पहले देखो क्या, क्या बोल रहे हो, यस सर। चलो आर्टिकल नंबर 246, देखो आर्टिकल नंबर 246 हुआ करता था एक, जो क्या कहता था, बता दो ना, आर्टिकल नंबर एक 246 हुआ करता था, ऊपर देखा था ना हमने, आर्टिकल नंबर 246 जो सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता था, यस सर। अब एक अमेंडमेंट हुआ और नया नया आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या बोल रहे हैं, जिसमें पावर दिया गया है टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, देखो ऊपर क्या बोला गया था, पार्लियामेंट को राइट्स था और स्टेट लेजिस्लेचर को राइट था, ठीक है, शेड्यूल 7 को उन्होंने रेफर किया था, और शेड्यूल 7 में जो भी लिस्ट हुआ करती थी उसमें जीएसटी नाम की पहले कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो इसीलिए अब उन्होंने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, और जीएसटी पर कौन कौन टैक्स लगा सकता है उसका पावर की बात की गई है यहां पर 246A में, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है क्यों आया ये? 246 ए क्या बोल रहा है? कहता नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 246। कहता 246 में कुछ भी लिखा हो हमें कुछ मतलब नहीं है। 254 में कुछ भी लिखा हो, 254 में क्या लिखा हुआ है मैं बताऊंगा आगे। 254 में कुछ भी लिखा हुआ हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। कहता कि पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 मतलब इस क्लॉज को छोड़कर, कह रहा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, subject to clause 2, state legislature of every state have power to make laws। पावर है किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू गुड्स और सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। यानी कि जो भी स्टेट और यूनियन लगाना चाहते हैं, यानी कि इसमें क्या बोला गया है? क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रहे हैं क्या? यस। कह रहा है सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 में किसके बारे में बात की गई है? इंटर स्टेट के बारे में, इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। यहां पर क्या बात कर रहे हैं ये? फिर इंट्रा पे क्या सेक्शन जो 260, ये साइड में अपना कॉपी पे लिख लेना, 246A। 246A क्या बोलता है? वो कहता है कि क्लॉज ए जो बोल रहा है वो कह रहा है कि भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने का पावर है किसको? सेंटर को भी और स्टेट को भी। समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्लॉज 2 क्या कह रहा है? क्लॉज 2 कह रहा है ये किस पे है? इंट्रा स्टेट पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। कह रहा है पार्लियामेंट के पास है एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। मतलब इंटर स्टेट पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सर पार्लियामेंट के पास है। अच्छा पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया होगा इसके तहत में? जल्दी से बता दो। आईजीएसटी, ठीक है। और यहां पर स्टेट को भी दिया गया था और सेंटर को भी दिया गया, पार्लियामेंट को भी राइट है, तो पार्लियामेंट ने क्या लॉ पास किया? सीजीएसटी एक्ट। और स्टेट को जो राइट था, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या पास हुआ? एसजीएसटी एक्ट। अरे बोलो ना, बात समझा या नहीं समझा यहां पर? ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रिस्पेक्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर टू क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल नंबर 279A टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वो कह रहा है कि यहां पर क्लॉज 5 और 279A में जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं उस पर तब से जीएसटी लगेगा जब से जीएसटी काउंसिल जो है वो रेकमेंड करेगी। और वहां पर कौन से आर्टिकल के बारे में? पीएचएम ना। क्या है? पीएचएम ना। पीएचएम ना मतलब पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। कह रहे हैं कि इनके बारे में आप भी अब वहां पर बैठे बैठे बोलो पीएचएम ना। पीएचएम ना पर अभी जीएसटी ना ना ना। क्या नहीं आएगा? कभी भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब जीएसटी काउंसिल उसको एंड करेंगे। समझे या नहीं समझे? बोलो ना, यहां तक बात समझा या नहीं समझा? बोल दो जरा सा। आ गई बात समझ में? चलें आगे? यस सर। चलो ग्रेट। तो अब हम यहाँ पर क्या, ये सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या है? ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको मैंने समझा दी यहाँ पर कि भाई ये लिख लेना जरूर में 246 में क्या है? पार्लियामेंट को भी राइट है और स्टेट को भी राइट है। पार्लियामेंट के तौर पर पार्लियामेंट ने क्या पास किया होगा? सीजीएसटी एक्ट। और स्टेट ने क्या पास किया होगा? रिस्पेक्टिव स्टेट ने एसजीएसटी एक्ट। इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, जिस पर पार्लियामेंट को राइट है और सिर्फ आईजीएसटी एक्ट उन्होंने पास किया। चलो नेक्स्ट अमेंडेड सेक्शन है, अमेंडेड सॉरी सेक्शन नहीं, आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं अभी हम जीएसटी लॉ नहीं पढ़ रहे, अभी क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में। ठीक है।
क्या बोल रहा है वो, कहता है कि आर्टिकल नंबर 286 imposing restriction as to imposition of tax on sale of purchase of goods, क्या बोल रहा है कि restriction as to impose the tax on supply और purchase of goods, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन की बात करता है कि यहां पर पावर किसको दी गई है, वहां ऊपर पावर दी गई है, यहां पर पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये जो आर्टिकल है 286 किसके लिए है, पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ना कि पावर को देता है। पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपकी, किस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो, कह रहा है नो लॉ ऑफ स्टेट शैल इम्पोज, कह रहा है कि भैया स्टेट कोई भी लॉ पास नहीं करेगा और ऑथोराइज टू इम्पोज, इम्पोजिशन उसको कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है स्टेट को, अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट, यानी कि अगर आउटसाइड द स्टेट सप्लाई हो जाती है, वो कह रहा है कि भैया आउटसाइड द स्टेट अगर सप्लाई हो जाती है तो भैया मान लो दिल्ली से बाहर अगर सप्लाई कोई करता है तो भैया दिल्ली को राइट नहीं है उस पर टैक्स करने का, उसको टैक्स करने का राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो इंटर स्टेट बन गई ना, जब इंटर स्टेट बन जाती है तो राइट किसको है इंटर स्टेट में, ऊपर राइट दिया गया था किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और इन दी कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कह रहा है दो चीजों में स्टेट को कोई भी राइट नहीं है टैक्स करने का, ऑथराइजेशन नहीं है और ना ही वो इंपोज कर सकता है। कौन सा, एक तो जब स्टेट के बाहर उसने सेल कर दिया, या फिर आपने इंपोर्ट किया है कोई गुड्स स्टेट में, या फिर एक्सपोर्ट किया है उस स्टेट से, तो इन चीजों पर टैक्स कलेक्शन की, टैक्स लेवी करने का पावर किसके पास नहीं है सर, स्टेट के पास नहीं है। समझ में आया सर, करेगा कौन फिर, सेंटर करेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट करेगा प्रिंसिपल एंड डिटरमाइन करेगा व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन एनी वे मेंशन इन क्लॉज नंबर 1, कह रहा है कि भैया इन एनी वे मेंशन इन क्लॉज नंबर 1, कह रहा है कि भाई जो ऊपर दे रखा है इसमें इसको, इस पर राइट किसका है सर, पार्लियामेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये ऑलरेडी ये सारी चीज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, बस यहां पर अब हम उसको किस तौर पर देख रहे हैं, एक एक्ट के फॉर्म पर, यानी कि जो मैंने कंक्लूजन पार्ट आपको बता दिया है, जीएसटी में जो इंटर स्टेट पर सेंटर चार्ज करेगा, वो कंक्लूजन था। वो कंक्लूजन कहां से आया, वो कंक्लूजन यहां से आया निकलकर कि यहां पर इनके राइट्स को, मतलब स्टेट के राइट को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो बचा क्या, किसका राइट बचा, पार्लियामेंट का राइट बचा, ठीक है ना। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा किसको लेकर, इंटर स्टेट के, एक तो आउटसाइड जो डील होगी उस पर, और जो इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, और उसी के लिए पार्लियामेंट लॉ बनेगा। आर्टिकल नंबर 269 ए, अब आर्टिकल नंबर 269 ए क्या कहता है, कहता है न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है, ये भी क्या है, न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल। ये क्या था, ये भी एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल था 246 ए। यहां पे क्या बोल रहा है, न्यूली इंसर्टेड है 269 है, क्या कह रहा है, कह रहा है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई की बात कर रहा है। ये भी कहता है इंटर स्टेट सप्लाई पर कौन जीएसटी पे करेगा, ये यहां पर कह रहा है कि भैया पार्लियामेंट को पावर है, क्या फॉर्मुलेट करेगा प्रिंसिपल्स और डिटरमाइन करेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन एनी वे मेंशन इन क्लॉज ए और क्लॉज ए में, यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई स्टेट अगर बोले, स्टेट बोले कि ये आउटसाइड द इंडिया नहीं है, आउटसाइड द स्टेट नहीं है, ये सप्लाई जो है आउटसाइड द स्टेट नहीं है, क्या स्टेट को ये बोलने की पावर है, क्या केजरीवाल साहब किसी भी चीज मुद्दे पर ये बोल सकते हैं कि ये जो सप्लाई हुई है ये मेरे दिल्ली के अंदर ही हुई है, ये स्टेट के बाहर नहीं हुई है, मैं तो नहीं मानता। तो यानी कि यहां पर झगड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, केजरीवाल साहब क्या बोलेंगे, केजरीवाल साहब बोलेंगे कि ये तो स्टेट के बाहर है ही नहीं, वो कुछ भी बोल देंगे, तो इसीलिए उनको पावर ही नहीं दी गई ये चीज करने की। पावर किसको दी गई, कहते हैं कि भैया पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, तुम चुप रहो, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज आउटसाइड इंडिया है, कौन सी चीज इंपोर्ट है, कौन सी चीज एक्सपोर्ट है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, यानी पार्लियामेंट को लॉ बनाने का पावर है इस पर। केजरीवाल साहब आप अपना मुंह बंद करिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यस। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल लाया गया, नेक्स्ट आर्टिकल में ये बोला गया कि भैया किसको पावर है इंटर स्टेट पर टैक्स लगाने की, ये देखो कह रहे हैं कि भैया न्यू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी
इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। कह रहा है कि जीएसटी ऑन सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शेल बी लेविड, कौन बनाएगा बताओ ना, लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है सर? मोदी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सच टैक्सेस शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन स्टेट। क्या वो जो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा, ये जो आईजीएसटी लगाएगा, इसके तहत क्या लग रही होगी? आईजीएसटी लग रही होगी। अब आईजीएसटी जो लग रही है, क्या वो अपने पास रखेगा या अपोर्शन करेगा? यस, अपोर्शन करेगा। लेकिन लेवी और कलेक्ट कौन करेगा? जहां से मैंने बोला था ना, आईजीएसटी को पहले कौन ले लेगा सर? मोदी साहब ले लेंगे। कहां से लिखा गया है सर? ये वाला जो आर्टिकल है ये पावर देता है किसको? मोदी साहब को, कि आप आईजीएसटी को कलेक्ट कर लो पहले, फिर कलेक्ट करने के बाद ना जो जहां पर क्या होगा, कंजम्पशन होगी, उस स्टेट को आप दे देना, अपोर्शन कर देना, यूनियन आपका हिस्सा और स्टेट का हिस्से में। तो बात समझा या नहीं समझा? in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of GST bill। क्या क्लियरली बात समझ में आ गई है? बोलो ना। यस सर। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज supply of goods or of services or both in course of import into territory of India and import into territory of India shall be deemed to be supply of goods or service both in the course of interstate sale और क्या मतलब है इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स? कह रहे हैं कि भैया कि जो इंपोर्ट करोगे आप उसको माना जाएगा इंटरस्टेट। क्या मैंने ये पहले बताया नहीं था आपको? बिल्कुल बताया था। जब भी आप इंपोर्ट करेंगे इंडिया में कोई माल, तो इसको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, इंटरस्टेट सेल सप्लाई कहा जाएगा, और इस पर बकायदा आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। बोलो ना, समझा या नहीं समझा? ये कहां से पता लगा? ये यहां पर पता लगा कि भाई जो इंपोर्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे? यहां पर बोला गया कि इंपोर्ट को भी आप क्या बोलोगे? बोलो ना, इंटरस्टेट सप्लाई। चलो, दूसरा क्या बोला गया है? कहता है कि क्लॉज 2, इस आर्टिकल का क्लॉज 2, ये क्लॉज 1 के बारे में बात हुई थी। कहता था कि भैया कलेक्ट कौन करेगा? कह रहा है कि भैया कलेक्ट जीएसटी जो लेवी एंड कलेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और यहां पर क्या होगा? दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमाउंट अपोर्शन टू स्टेट एंड अंडर क्लॉज 1 shall not form part of consolidated fund of India। मतलब क्या बोला गया? समझ में आ रहा है क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हो? देखो, अब एक बात बताओ, सेंटर के पास क्या बहुत सारे जगह हैं जहां से वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है? क्या हर स्टेट में, पंजाब में भी सेल हो, हरियाणा में सेल हो, दिल्ली में सेल हो, ठीक है, यहां पर ये क्या एक्साइज, और वो भी एक्साइज वगैरह भी ले रही है, और हर स्टेट में सेल हो तो उस स्टेट का 50% होता है, और 50% किसका होता है? सेंटर का। यहां पर भी अगर सेल हो रहा है 50% उसका, 50% सेंटर का। यहां पर भी उसका, हरियाणा में अगर सेल है तो 50% उसका और 50% इसका। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड ज्यादा आता है? नहीं आता? यस आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड का करती क्या है? कहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ना वो उसको स्टेट को भी देना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? स्टेट को देते हैं वो कुछ ना कुछ पोर्शन। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भैया नॉट फॉर्म ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कह रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। कौन सा? क्लॉज 1 में जो आपने अपोर्शन किया है, यानी कि जब आईजीएसटी वसूला था, अब आईजीएसटी में एक बात बताओ, आईजीएसटी में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है ना फंड, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है ना? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फिर स्टेट को मिलता है कुछ पोर्शन, ठीक है ना? अब ये कह रहा आईजीएसटी में से हमको, आपने स्टेट को हिस्सा दिया 50%, ये हमारा पूरा पूरा हिस्सा है, आप इस पोर्शन को कंसोलिडेटेड पोर्शन में नहीं डालोगे। और ऐसा नहीं कि आप कंसोलिडेटेड पोर्शन में डाल दोगे और फिर उसमें से कुछ परसेंटेज रिलीज करोगे हमको, ऐसा मत करना।
हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा 50% चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया। यानी कि जैसे ही आपके पास 50% जाएगा और 50% डायरेक्ट हमारे पास, ऐसा नहीं आप उसको कंसोलिडेटेड में घुसाओगे और फिर इसमें से कुछ परसेंटेज रिलीज करोगे हमको, ऐसा नहीं, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट 50% हमारे पास आना चाहिए। ठीक है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड इन क्लॉज 1, क्लॉज 1 में क्या, कौन सा टैक्स कलेक्ट किया गया था, बता दो। क्लॉज 1 में कौन सा टैक्स कलेक्ट किया गया था? आईजीएसटी किया गया था क्या? तो बोलो ना। यस सर। क्या आईजीएसटी की कलेक्शन थी? बिल्कुल। वो कह रहा है कि जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, यानी कि आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया, लेविड एंड कलेक्टेड जो किया, हैज बीन यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 246A एंड सच अमाउंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कह रहा है क्या? कह रहा है कि आपको, आपने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया है वो यूज कर सकते हो आप स्टेट के टैक्स पे करने के लिए। स्टेट को जो सीजीएसटी पे करोगे, सॉरी एसजीएसटी पे करोगे, उसकी पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर दी गई है यहां, बोलो ना। आप इस यहाँ पे क्या बोला गया है? कह रहा है कि भैया स्टेट को, स्टेट का टैक्स देना है, यानी एसजीएसटी की पेमेंट करनी है, क्या यूज कर सकते हो आप? आईजीएसटी का यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? सिमिलर केस में यहां पर लिखा गया है कि जो टैक्स कलेक्ट किया है स्टेट ने, स्टेट ले, समझ में आ रहा है क्या? जो टैक्स जो लेवी किया गया है, स्टेट के द्वारा जो लेवी किया गया है, कौन सा टैक्स लेवी किया गया होगा सर? एसजीएसटी। क्या इसको यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ जो आपने क्लॉज नंबर 1 में कलेक्ट किया है, यानी कि आईजीएसटी? आईजीएसटी की अगर पेमेंट करनी है तो क्या आप एसजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ये पावर कहां पे मिली हुई है? क्लॉज नंबर 4 में। और ये वाली पावर कौन सी थी? क्लॉज नंबर 3 में। भाई आईजीएसटी की, एसजीएसटी की पेमेंट करनी है, स्टेट की पेमेंट करनी है, तो आप आईजीएसटी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आईजीएसटी की पेमेंट करनी है तो आप एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। तो यानी कि सिंपल सिंपल शब्दों में क्या हो गया यहाँ पर? क्रक्स, क्रक्स अगर हम देखें तो, क्रक्स देखें तो आईजीएसटी लेवी एंड कलेक्टेड कौन करेगा? सही, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और अपोर्शन कर देगा दोनों में। बस इतनी सी बात यहाँ पर की गई है। और एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि इंपोर्ट को हम क्या मानेंगे? इंपोर्ट को हम इंटरस्टेट मानकर चलेंगे। दूसरे में बोला गया कि भैया जो अपोर्शनमेंट होगा 50% का, उसमें से वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। और यहां पर भी बोला गया कि, कह रहा है कि भैया एसजीएसटी की पेमेंट के लिए आप आईजीएसटी यूज कर सकते हैं, और वो जो आप आईजीएसटी यूज करोगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। यहां पर भी बोला गया वही कि जो आपने आईजीएसटी की पेमेंट करनी है उसके लिए आप एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। आगे बोल रहा है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट करेगा प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टैक्स टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि भैया सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो एक बात बताऊं मैं, जो टैक्स लगेगा ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे लगेगा। प्लेस ऑफ मतलब, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहां सप्लाई हुई, और रजिस्टर्ड पर्सन कहां का है। ये दोनों चीज अगर डिफरेंट स्टेट में होंगे तब जाके हम बोलेंगे ये इंटर स्टेट है। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो दिल्ली का रजिस्टर्ड पर्सन है, अब मैं कह रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ कहां पर की है उसने, यानी कि कहां पर सप्लाई की है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिसाइड हो जाता है कहां पर? दिल्ली में, तो ये क्या बन गया? इंटर स्टेट, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिसाइड हो गया कहां पर? पंजाब में, पंजाब में सप्लाई की गई है भैया, और रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली का है, तो क्या बन जाएगा? ये इंटर स्टेट, और बकायदा क्या आएगा? आईजीएसटी। और ये जो पीओएस निकालने का है ना, बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। समझ में आ गया? सेक्शंस दिए गए हैं आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में क्यों? क्योंकि भैया पार्लियामेंट को पावर है ये बनाने का, और पार्लियामेंट क्या बनाता है? आईजीएसटी एक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोल दो ना, बोलो। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के?
यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब समझ में आया? तो ये वो वही कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे आगे, और अच्छे से समझ में आएगा जब हम सेक्शन में घुसेंगे। बस यहाँ पे छोटा 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 ब्यौरा समझना है आपको, कैसे कैसे टैक्सेस लग रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कहीं और का, एक स्टेट का, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी कहीं और डिसाइड हो जाती है, यानी कि स्टेट के बाहर डिसाइड हो जाती है या यूनियन टेरिटरी के बाहर डिसाइड हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलेंगे वो भी कौन बताएगा? वो भी कौन बताएगा सर? वो भी हमारा पार्लियामेंट ही बताएगा किसको बोलेंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई। क्या ये स्टेट के पास राइट है क्या कि इसको इंटर स्टेट घोषित कर दें? ना बाबा ना, ये स्टेट के पास नहीं, ये पार्लियामेंट के पास राइट है। ठीक है, चलो क्लियर टर्म्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पढ़ लोगे तो और भी समझ में आ जाएगा। अगर ऊपर से रीडिंग से नहीं समझ में आया तो मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर यहाँ पे 366 है। आर्टिकल नंबर 366 क्या कह रहा है? कह रहा है डेफिनेशन की बात करता है गुड्स और सर्विस टैक्स और स्टेट की। कहता है गुड्स और सर्विस टैक्स और स्टेट। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको कुछ? यहाँ पर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डेफिनेशन। यहाँ पर है सर्विस की डेफिनेशन। यहाँ पर है आपको स्टेट की डेफिनेशन। यहाँ पर है आपका गुड्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये किसके हिसाब से है? आर्टिकल नंबर 366, यानी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है इन सब चीजों को? यस। क्या जीएसटी अगर डिफाइन करेगा, क्या कुछ अलग डिफाइन कर सकता है इन सब चीजों को? बोलो ना, अरे बोलो। जीएसटी के लिए सर्विसेज अलग हो सकती हैं, जीएसटी के लिए गुड्स अलग हो सकते हैं। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कह रहा है जीएसटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो जीएसटी मींस द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो कि सप्लाई कर रहे हैं अगर हम किसकी, गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं या फिर बोथ की सप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इन पर अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो ही हमारा क्या चीज आ जाएगा, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि क्या यहां पर जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन से ही अलग कर दिया गया? बोलो ना, कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन से ही अलग कर दिया गया? एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी आएगा क्या कभी? ना भैया ना। कहता है कि भैया जो भी गुड्स और सप्लाई करोगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी होगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं वो हमारा जीएसटी नहीं होगा। सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स। कहते हैं गुड्स को छोड़ के सब बाकी सब सर्विसेज है। ठीक है, और यहाँ पर गुड्स क्या है? गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल, कमोडिटीज और आर्टिकल्स। कह रहा है स्टेट मतलब क्या है? स्टेट कह रहा है कि जो भी क्लियरली रेफरेंस में दिया गया है कितना, 246 ए में, 268, 269, 269 ए में, और या फिर आर्टिकल नंबर 279 ए में, इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। स्टेट मतलब, अब देखो स्टेट मतलब क्या बोला बोला था ना मैंने, जिस भी यूनियन टेरिटरी का क्या है, स्टेट है, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर है, खुद का कानून बनाने का लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली के पास खुद का है, पौंडीचेरी के पास खुद का है। ठीक है, और एक हो गया कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास भी खुद का लेजिस्लेचर आ गया है। ऑल्दो वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरी है विद देयर ओन लेजिस्लेचर, तो उनको क्या बोलेंगे जीएसटी में? स्टेट बोलेंगे। ठीक है, आर्टिकल क्या बोलता है यहां पर? स्टेट बताता है उसको। आर्टिकल नंबर 279 ए। अब 279 ए का मतलब क्या है? एक मैंने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया था। ठीक है, जीएसटी काउंसिल किसके अंडर में आती है? देखो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 279 ए के तहत कॉन्स्टिट्यूट की गई है ये एक बॉडी। कौन सी बॉडी? ये कह रहे हैं कि भैया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट। किसको पावर थी? प्रेसिडेंट साहब को। हमारे ये पावर है प्रेसिडेंट साहब को, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर और स्टेट, नेमली सेंट्रल सर्विस टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल को बोलते हैं।
इन्होंने बोला कि भाई प्रेसिडेंट जो है उनको पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर के कुछ लोग और स्टेट के कुछ लोग मिलाकर कुछ एक फोरम बनाएंगे और वो सारे के सारे लोग डिसाइड करेंगे क्या चीज, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जीएसटी की अमेंडमेंट्स के बारे में कि भैया रेट हमें ज्यादा करने चाहिए या नहीं चाहिए, भैया किस वर्ग को हमें एग्जेम्पशन देना चाहिए, किस वर्ग के लोगों को हमें एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिए, ठीक है, किस वर्ग के लोगों से हमें टैक्सेस कलेक्शन का, किस पर बर्डन डालें किस पर बर्डन ना डालें, सारी की सारी चीजें कहां पर डिसाइड होती हैं सर, जीएसटी काउंसिल में। किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, किसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी काउंसिल में डिसाइड की जाती है। ने बोला प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जीएसटी काउंसिल केम इनटू इफेक्ट, कब आया, 12 सितंबर 2016 को इसके बारे में बात हुई, ठीक है, प्रोविजंस आए, एंड प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया जीएसटी ऑन 15 सितंबर 2016 को, जीएसटी काउंसिल बना दिया। देखो कह रहे हैं कि भैया जीएसटी काउंसिल का प्रपोजल यानी प्रोविजंस कब कब बनाए गए, 12 सितंबर को बनाए गए और 15 सितंबर तक जीएसटी काउंसिल को बना दिया गया, 15 सितंबर 2016। देखो एक पहले ही क्या बन गई थी, जीएसटी काउंसिल बन गई थी। जीएसटी एक्ट कब आया, 1 जुलाई 2017 को। क्या इससे पहले जीएसटी काउंसिल बन गई थी, बिल्कुल इससे पहले जीएसटी काउंसिल बन गई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन की, उसके बारे में डिस्कशन किया, तब जाके ड्राफ्ट तैयार हुआ, ड्राफ्ट पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में से ड्राफ्ट गया और फिर उसके बाद पूरा का पूरा ये दोनों सदन से पास हुआ, दोनों सदन से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने उस पर ठप्पा मारा, तब जाकर क्या बना, ये जीएसटी एक्ट्स बने। बोलो बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस। अब उसने नीचे क्या बोला, जीएसटी एक्ट में मेंबर, जीएसटी काउंसिल में भैया मेंबर कौन होंगे, कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, कह रहा है कि जो फाइनेंस को देखने वाला जो हेड है कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर का जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन होगा किसका, जीएसटी काउंसिल का। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, जल्दी बता दो ना, सीतारमन, सीतारमन, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी जो है वो चेयरपर्सन है किसकी, जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। कह रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट चार्ज ऑफ रेवेन्यू, कह रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट का, वो बकायदा जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी क्या होंगे यहाँ पर, मेंबर होंगे उसके, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर। वो कह रहे हैं कि भैया सारे के सारे जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और वो जो अदर मिनिस्ट्री के लोगों को, जैसे एक बात बताओ ना, मेरे स्टेट को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैंडल कर, मतलब किससे किससे फायदा हो रहा है, तो वो वाले रेकमेंड करेंगे उन बंदों को भी, उनकी मिनिस्ट्री के लोगों को भी, ठीक है। जैसे कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो वो मिनिस्ट्री उसके पास है, अच्छा कोई कपड़ा जो बोलते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसी और के पास है, कोई बोलते हैं कहते हैं रेलवे मिनिस्ट्री किसी और के पास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, मिनिस्ट्री अलग अलग है, तो इन मिनिस्ट्रीज के लोगों को वो रेकमेंड करेंगे कि भैया ये मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पर ये मिनिस्ट्री के लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। मतलब इस जीएसटी काउंसिल में रेकमेंड करेंगे हर एक स्टेट, ठीक है। कोई फाइनेंस से करेगा, कोई अकाउंट से करेगा, कोई कॉमर्स से रिलेटेड करेगा, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई मास्टर को लेकर आएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या, वो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो इन सब इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज करता है, तो वो अपने व्यूज रख सकता है वहां पर। तो काउंसिल में ये सारे के सारे लोग मिलकर ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। Members of GST Council refer to clause C above as soon as may be chosen one amongst themselves to be the vice president। तो जितने भी मेंबर होंगे, एक तो हो गई क्या, चेयरपर्सन कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि कौन कौन हो सकता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेंबर होगा, यानी कि मेंबर क्या, वो तो चेयरपर्सन भी होगी, और फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टेट्स के होंगे वो भी आएंगे, और स्टेट जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री के लोगों को रेकमेंड करेगी, वो भी मेंबर होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब ये सारे के सारे मेंबर हैं, ये इनमें से सारे के सारे वोट करेंगे और वोट करके यहाँ पर एक वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज करेंगे, ठीक है। वो यही लिखा हुआ, बात समझा या नहीं समझा, बोलो ना, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ यहाँ पर कि जीएसटी काउंसिल करेगी क्या, भैया क्यों हमने जीएसटी काउंसिल बना डाली, ये बताओ क्या करेगी जीएसटी काउंसिल, मेक रिकमेंडेशन टू दी यूनियन और स्टेट और यूनियन को रिकमेंडेशन करेगी,
यानी कि वो बोलेगी कि इस पर इतना रेट लगाओ, इस पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करो, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन से मुक्त करो, इन लोगों को ये बेनिफिट दो, इन लोगों को ऐसा बेनिफिट दो, इन लोगों को वो वाला बेनिफिट दो। तो बकायदा फिर इनके रिकमेंडेशन को कौन फॉलो करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी और अमेंडमेंट करेगी सीजीएसटी एक्ट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट करेगी एसजीएसटी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी आईजीएसटी और सीजीएसटी में अमेंडमेंट करेगी। बोलो बात समझ रहे हो क्या पूरा? यस चलो, मेरे ख्याल से आज का ये वाला जो सेशन है ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा होगा तुमको, समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, है ना? चलो ग्रेट है। अब जीएसटी काउंसिल करेगा क्या भाई? वो कह रहा है कि भैया टैक्सेस के बारे में बात करेगा, सेस के बारे में बात करेगा, सरचार्ज के बारे में बात करेगा। किससे बात करेगा? भैया स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल बॉडीज को बताएगा कि भैया कौन से सब्सिड्यूम होने चाहिए और कौन से सब्सिड्यूम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। जीएसटी वगैरह किस गुड्स को एग्जेम्प्ट करना चाहिए टैक्स से, और किस सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए टैक्स। अभी सब कुछ बता चुका हूं मैं, सब यहाँ पर क्या है, खाली लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको इतना डिस्कशन में बता चुका हूँ सारी चीजें, आपको जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता लग चुकी, वही चीजें लिखी हुई हैं। कहता है कि भाई मॉडल बताओ लॉ का, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपोर्शनमेंट कैसे किया जाए। प्रिंसिपल यानी कि लेवी करना है तो कैसे लेवी किया जाए, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें करनी होंगी। अपॉइंट, ये क्या है, अपोर्शनमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ द इंटरस्टेट, जो आईजीएसटी का जो हमने कलेक्ट किया उसका अपोर्शनमेंट भैया कैसे करें, वो सारी चीज रेकमेंड कौन करेगा? सर जीएसटी काउंसिल। कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये जो डिसाइड कर रहे हैं हम, कौन कौन से स्टेट किस किस में आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। रेट्स जो होने वाले हैं वो कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। स्पेशल रेट्स किसके होने चाहिए और एडिशनल रिसोर्स वगैरह, जो जैसे नेचुरल कैलेमिटी वगैरह, और जैसे बोलते हैं ना कि भाई केरल में बाढ़ आ गया, अब केरल में जब बाढ़ आ जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, अब रेवेन्यू की जरूरत है गवर्नमेंट को, यस रेवेन्यू की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या, अब जीएसटी काउंसिल ये रेकमेंड कर सकती है कि भैया एक काम करो, जो जीएसटी जितना रेट से आप काटते थे 1% या आधा % बढ़ा दो जीएसटी का रेट, और वो जो रेट है जितना कलेक्शन आएगा वो हम किसको दे देंगे? सर केरल गवर्नमेंट को दे देंगे, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा डेवलप कर सके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो भी कौन? जीएसटी काउंसिल ही तय करती है कि कब कब रेट बढ़ने चाहिए, कब कब रेट घटने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है, कह रहा है कि भैया एक स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे हम किसके लिए? जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई स्पेशल प्रोविजन बनेंगे किन लोगों के लिए? जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन, ताकि बर्डन नहीं लगे उनको, उन स्टेट्स में रहने वाले लोगों। एक तो छोटा स्टेट है, ठीक है, टर्नओवर कम होता है। एक बात बताओ, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन स्टेट्स में 10, नहीं मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड का मैं एग्जांपल लेता हूं। नागालैंड में 10 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट है, और दिल्ली में 40 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि दिल्ली में भैया यहां पर सेल ज्यादा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन आ जाएंगे इसके दायरे में। यहां पर क्या है भाई, मुश्किल से, एक तो छोटा स्टेट है नागालैंड में, ठीक है, चीजें सस्ती भी मिलती हैं क्योंकि इलाके इतने कुछ डेवलप है नहीं ज्यादा, तो वहां पर क्या है, सेल ही ज्यादा नहीं है लोगों की, तो मोस्टली लोग तो यहाँ पर कवर हो जाते हैं ना, निपट जाते हैं। 40 लाख बहुत, इक्का दुक्का तिक्का लोग होंगे जो 40 लाख को क्रॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वहां की, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, तो वहां पर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है कि उनके लिए कम रजिस्ट्रेशन लिमिट। समझ में आ रहा है क्या? तो यही बोला उन्होंने कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कहते हैं ये जो लोग हैं ना, इनके लिए हम स्पेशल स्पेशल प्रोविजन बना के चलेंगे, कुछ ना कुछ एग्जामेशन देंगे, कुछ ना कुछ हम थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ हम यही कह रहे हैं, इन लोगों के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो इनको रह जाती है, उन लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म जो लॉ है वो बनकर चलेगा। ठीक है, कह रहा है कि एनी अदर मैटर जो भी भाई जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, वो मैटर्स के बारे में वो। बोलो बात समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, समझ में आ गया। चलो, अब ये वाला पोर्शन नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ये आपके कोर्स में
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आकर इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था वो मेरे ख्याल से पूरा हो जाता है। और अच्छा, रुको 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 रुको, पूरा नहीं होता, कुछ चीज रह जाती है, वो बता देता हूँ, आपको पढ़ लेना वो। देखो, वो कह रहा है कि जेनसेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी आया कैसे, कह रहा है 16/7/2004 को जो डॉक्टर केलकर टास्क है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई नेशनल जीएसटी लगाना चाहिए। कब? 2004 से बात चल रही है, 2004 से। फिर 2006 में क्या हुआ, 28 फरवरी 2006 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडिया दिया कि भैया अप्रैल से हम लगा सकते हैं। तो कांग्रेस बोलती है कि भैया हम अप्रैल से लगा सकते हैं जीएसटी, तो मना कर दिया था। फिर यहाँ पर क्या होता है, अपोजिशन पार्टी जो हमारी बीजेपी थी उन्होंने मना किया था यहाँ पर, और मना कर दिया था। फिर जब ये बीजेपी पार्टी में आई तो ये फिर जीएसटी लेकर आ गई। समझ में आया या नहीं आया? और नाम हो गया हमारा मोदी साहब का, भाई मोदी साहब लेकर आए जीएसटी। फिर उसके बाद 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल रखा गया 2000 लोकसभा में, ठीक है। और वो यहाँ पे लोकसभा में पास हुआ 2014 में, 2016 में राज्यसभा से पास हुआ वो, और फिर 8/9/2016 को इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। देखो, बिल रखा गया था ना पहले, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, 2014 रखा गया था कि जीएसटी लेकर आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल रखा गया था, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में। फिर ये बिल पास होकर ये बन गया था कौन सा अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट, और इसके तहत लेकर आए थे क्या, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। और गवर्न की गई किसको, जीएसटी काउंसिल को गवर्न करने के लिए बनाया गया। फिर उसके बाद बोलते हैं 2017 में, यानी 12/4/2017 को, अप्रैल की बात कर रहा हूं, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन रिसीव द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड बिल एनेक्टेड, यानी अब ये जो बिल थे ये पास हो चुके थे। अब इस डेट में ये सारे के सारे जो बिल थे, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, ये सारे के सारे जो बिल थे वो पास हो चुके थे। क्यों? क्योंकि ठप्पा लग चुका था, कब, किसका, प्रेसिडेंट साहब का। और फिर जब ये सब चीजें एक्ट बन गए और 1/7/2017 को क्या बना दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी को, 1/7/2000, ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1/7/2017 को ये पूरा का पूरा जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था। और 8/7/2017 से जम्मू एंड कश्मीर में भी ये लगा दिया गया, ठीक है। ऑफिसर्स इसके अंडर में कौन कौन से हैं, बस ये हो गया छोटा सा पार्ट, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है आपका फिर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। देखो, जीएसटी के अंडर में कौन कौन से आर्टिकल, ये ऑफिसर्स हो सकते हैं, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, नीचे से पढ़ेंगे। कहते हैं सीजीएसटी एक्ट के तहत गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करेगा, क्योंकि क्या करते हैं, देखो होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जीएसटी लगेगा, मान लो आईजीएसटी, और इसको फॉलो कौन कर रहा है, कह रहे यू फाइनेंस, ये फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है जीएसटी, यस, समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं सीबीडीटी, एंड बोर्ड क्या होता है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो था हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके तहत लगाया जा रहा है हमारा जीएसटी, इसके तहत लगाया जा रहा है जीएसटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये बोर्ड है, ये किसके अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। और ये जीएसटी लगा रही है। अब ये जब जीएसटी लगाएंगे, ये क्या कह रहे हैं कि भैया अब ना एक काम करते हैं हम लोग, ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, फैल जाओ सारे ऑफिसर्स, कहां कहां, हर एक स्टेट में, हर एक कोने कोने में आप फैल जाओ, और आपके अंडर में हम लोग कर देंगे, एक एरिया वाइज आपके अंडर में कर देंगे। ये एरिया का तुम कलेक्शन देखोगे, इस एरिया का तुम कलेक्शन देखोगे। जैसे अब स्टेट्स के बारे में हो गया, तो स्टेट क्या करेगा, फिर स्टेट फिर अपने जुरिस्डिक्शन को, उसके नीचे नीचे जो छोटे छोटे ऑफिसर्स होंगे वो लोग एक एक एरिया पकड़ लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते 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 ये कलेक्शन को देखेंगे और बोलेंगे फैल जाओ पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया मतलब आपके आपके हिंदुस्तान में, और आपके अंडर अंडर में जो एरिया है वहां पर आप जीएसटी को इंप्लीमेंट करो, और देखो कौन कौन चीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उनको नोटिस ट्रांसफर करो, उसको ये करो वो करो, जो भी है उनको पेनल्टी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, वो सारे के सारे जुरिस्डिक्शन। ऐसा है क्या कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपके दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली में कोई भी एरिया का कोई कलेक्शन कर सकता है ना, बाबा ना, वो अपने जुरिस्डिक्शन का राइट रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, अब जैसे ये हो गए, वही ऑफिसर्स बोल रखे हैं, कहते हैं कि ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, नेमली कौन कौन से ऑफिसर हो गए,
कह रहा है एनी, कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पहला तो हो गया ऑफ सेंट्रल टैक्स, और प्रिंसिपल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, चीफ कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स एंड ऑफ सेंट्रल टैक्स और एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, ज्वाइंट कमिश्नर जिसको बोलते हैं जेसी, को बोलते हैं डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर, उसके नीचे होता है क्या असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि एसी, और एनी अदर जो कमिश्नर वगैरह हो गए वो सारे, प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर्स appointed under the Central Excise Act 1944 shall be deemed to be the officer appointed under the provision of the act। यानी कि पहले जो सेंटर, एक बात बताओ, पहले एक्साइज होता था तो एक्साइज डिपार्टमेंट होता था, अब एक्साइज डिपार्टमेंट क्या गवर्नमेंट का होता था? नहीं होता था। यस, इसके अंडर में जो लोग रखे हुए थे, जब हमने बोला एक्साइज हट गया तुम भी हट जाओ, क्या ऐसा होगा? ना 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 बेटा, ये नहीं। इनको फिर क्या सीखना पड़ा? जीएसटी। तो ये जीएसटी में ऑफिसर्स बन गए। उनको बोलते हैं जो इनके तहत अपॉइंट किए गए लोग थे उनको भी हम क्या बोल देंगे? ऑफिसर्स बोल देंगे, जो कि जीएसटी एक्ट के अंडर में। बोलो यहां तक बात क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या हमारा ये वाला चैप्टर मैं कंप्लीट समझूं?